हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरिहंत का सैम्पल पेपर 10। तो इससे पहले के जो सैम्पल पेपर हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो उधर जाके आपको सारे सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो सेक्शन ए देखेंगे, नेम द पार्टी दैट डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मालदीव्स। तो मालदीव्स में जो डोमिनेंट रखती है उस पार्टी का नाम क्या है? तो उसका नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। आंसर बी इज द करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर ब्रिक्स वॉज फाउंडेड। तो ये प्रीवियस जो सैम्पल पेपर है उसमें भी हमने डिस्कस किया था, ये बना था 2006 में। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये आपके 5 कंट्री का पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो पहला है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो सार्क कंट्रीज है ना, तो उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ये कौन सी ईयर में हुआ था? ये 2004 में हुआ था। उसके बाद सेकंड देखेंगे, IPKF ऑपरेशन इन श्रीलंका। तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया पीस कीपिंग फोर्स। तो इंडिया ने जो पीस कीपिंग फोर्स लगाई थी श्रीलंका के अंदर, जब LTTE वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे कि भाई हम लोगों को जो है वो श्रीलंका चाहिए तमिल गोरिल्लाज के द्वारा, तो यहाँ पे जो है इंडिया ने एक टीम बनाई थी जिसका नाम क्या था? इंडिया पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है ये है 1987। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड फरक्का ट्रीटी। ये गंगा का जो पानी है ना उसके लिए ट्रीटी हुई थी, यहाँ पे वाटर ट्रीटी है ये बांग्लादेश और इंडिया में जो है पानी के बंटवारे के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 1975। उसके नेक्स्ट है, इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण। तो जो राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ये तो सब जानते ही होंगे, 1998 में हुआ था। ठीक है, 2 हो चुके हैं, 1974 और 1998। ओके, तो यहाँ पे अब आप इसको अरेंज कर लीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 3241। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट गल्फ वॉर रिवील्ड द। तो ये क्या रिवील करता है? ये मिलिट्री कैपेबिलिटी रिवील्ड करता है USA की। ठीक है, तो आंसर बी इज द करेक्ट। वैसे ये चैप्टर डिलीटेड है। उसके बाद यहाँ पे UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मैनी परमानेंट मेंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सब जानते ही होंगे, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। उसका मैच द फॉलोइंग देखेंगे, यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। के कामराज, ये कहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? ये थे तमिलनाडु के, तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, ये क्या है? सोशलिस्ट पार्टी जो थी ना उसके फाउंडर थे। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये फाउंडर थे भारतीय जनसंघ, इन्होंने ही दिया था अखंड भारत की थियरी। उसके बाद VV गिरी जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाती हैं इंदिरा गांधी, जब यहाँ पे जो सिंडिकेट पार्टी के लीडर्स होते हैं ना इसी बात पे नाराज हो जाते हैं। 4, 3, 2, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हाउ वी कैन से दैट नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग जो है ये किस तरीके से काम करती है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका कि इट एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द इकोनॉमी। ये इसका सबसे प्रोमिनेंट सबसे बेस्ट फीचर है कि सारे जो स्टेट्स हैं उनको इक्वलाइज्ड करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हु लेड द सिंडिकेट ग्रुप। तो सिंडिकेट ग्रुप को किसने लीड किया था? ये थे के कामराज। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस O भी बोलते हैं। उसके डायरेक्शंस में देख लेंगे हम यहाँ पे 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन दोनों के लिए कॉमन है ये ऑप्शन। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन देखेंगे असर्शन का, तो डेमोक्रेसी अलाउ द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रीजनल एस्पिरेशन एंड डज नॉट लुक अपॉन देम एज अ एंटी नेशनल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टूडेंट। रीजन देख लेंगे इसका, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अलाउ द पार्टीज एंड ग्रुप टू एड्रेस द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनल आइडेंटिटी एस्पिरेशन एंड द स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम। तो कोई भी जो पार्टी है वो अपनी रीजनल आइडेंटिटी दिखाती है, मतलब किसी न किसी चीज़ के लिए, जैसे भारतीय जनसंघ जो है वो हिंदुत्व को दिखाती है, तो ऐसे इन सब की क्या है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, रीजनल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी करेक्ट रीज़न ये नहीं है। दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन इसका जो है रीज़न ये सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
ओके। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखेंगे, इसका असर्शन क्या बोल रहा है। ऑन 1 जनवरी 2015 नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग। तो नीति आयोग जो है ये किस लिए बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 में, क्योंकि ये जो नेसेसरी एक तरीके से क्या कर सके, पॉलिसी बना सके, पॉलिसी मेकिंग कर सके, गवर्नमेंट को एक गाइड कर सके, गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके। तो बिल्कुल सही बात है, नीति आयोग यही काम करती है। ये एक थिंक टैंक है जो पॉलिसी मेकिंग करती है, लेकिन मतलब कोई भी जो स्टेट है ना वो इस पे बाध्य नहीं है, ये एडवाइस देती है, एडवाइजरी बॉडी है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रीजन इसका क्या बोल रहा है, इट वाज फॉर्म्ड बिकॉज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी बिकेम इनएफेक्टिव एंड इनरिलेवेंट इन द टुडेज एरा। तो बोल रहा है कि एनडीसी जो थी ना वो इनएफेक्टिव हो गई थी, इनरिलेवेंट हो गई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे हमारा जो इसका असर्शन है ये बिल्कुल सही है, और ये जो स्टेटमेंट है मतलब आर जो है ये गलत है। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 11th का आंसर हो जाएगा सी। उसका 12th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इन विच ईयर इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट यूज रेफरेंडम प्रोसीजर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडिया ने रेफरेंडम प्रोसीजर जो है पहली बार यूज किया था 1967 में गोवा के लिए, ठीक है। सेक्शन बी देख लेंगे। 13th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये एक तरीके की फीलिंग है वननेस होने की, यूनिटी दिखाने की। और जिस तरीके से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं कि भाई हमारे देश में भांति भांति तरीके के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग इंटीग्रेटेड हैं। तो ये इसी के रिलेटेड है यहाँ पे। तो आपको नेशनल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिख देनी है। 14 क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रीजनलिज्म डज नॉट सिंपली सेपरेटिज्म एक्सप्लेन। तो रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म में आपको डिफरेंस बताना है एक तरीके से, आप क्या समझते हो। तो रीजनलिज्म जो है ये किसी भी चीज़ का क्षेत्रवाद हो सकता है कि भाई उस क्षेत्र में हर तरीके के लोग होते हैं, है ना, डिफरेंट रिलीजियस के लोग होते हैं, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका अलग अलग रहता है, सबका सोशल स्टेटस अलग अलग होता है। तो उसमें क्या है और इसमें क्या है, सेपरेटिज्म में बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है ना, सब एक ही कम्युनिटी के लोग इसमें आ जाते हैं इस तरीके से। तो आपको इसमें डिफरेंस बताना है स्टूडेंट। तो ये एक तरीके की थ्योरी प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ पे क्या है लोकल इश्यूज पे बात करती हैं। और सेपरेटिज्म जो है ये पूरी तरीके से सेपरेट कर देता है, एक तरीके से पॉलिटिकल सेपरेशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना इसके बारे में। उसके बाद 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि व्हेन वाज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्लीटेड एंड हाउ। तो रीऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है कि कैसे कैसे हुआ था। तो जैसे आसाम जो है ना, इसी में से जो नागालैंड है पहले वो अलग होता है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे मणिपुर अलग होता है, फिर उसके बाद त्रिपुरा भी अलग होता है, फिर मेघालय भी अलग होता है। तो कैसे जो इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है वही बोल रहे हैं। तो ना 1970 में क्या होता है, यहाँ पे आसाम से स्टेट्स जो हैं अलग अलग होने लग जाते हैं। सबसे पहला स्टेट कौन सा था जो अलग हुआ था, वो था नागालैंड 1963 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेघालय और जो त्रिपुरा है ये अलग हो जाता है। तो 16th क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अलायंस पॉलिटिक्स। तो अलायंस जैसे कोलिशन पॉलिटिक्स जो है उसी के बारे में बोल रहा है कि जो 1990 का समय था ना वो एक बहुत बड़ा मतलब कोलिशन का समय था, ग्रांड अलायंस का समय था। और जब पार्टी कोई खड़ी नहीं हो पाती है मेजोरिटी में, तो अब एक तरीके से अलायंसेस ही यहाँ पे की जाती है, ठीक है ना। तो ये लिख देना, सपोर्ट के लिए की जाती है। उसका 17th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड द कोऑपरेशन। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन के बारे में रिलेशन बता रहा है। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जैसे आपको वॉर से, है ना, वॉर से ही तो थ्रेट होता है आपको ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जिसके बारे में हमने बात की थी। तो जैसे वॉर है, अब यहाँ पे क्या, अगर आप किसी कंट्री से कोऑपरेट करके रहते हो तो वॉर के चांसेस जो हैं आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है ना, आप वॉयलेंस को खत्म कर सकते हो और सेल्फ डिफेंस कर सकते हो और अपने लोगों को बचा सकते हो जीनोसाइड होने से। उसके बाद 18th क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन द टर्म एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट और द एक्टिविज्म। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो एक्टिव हैं और एक्टिविज्म जो है ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि भाई सोशली, साइंटिफिकली, पॉलिटिकली जो है भाई हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा और हमें कंजर्व करना पड़ेगा रिसोर्सेज को। तो इसके बारे में बोल रहा है कि क्या क्या करना चाहिए कंट्रीज़ को। तो यहाँ पे आप डाल देना। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट सारे।
सेक्शन सी में मूव करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म प्राइवी पर्स, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट बीइंग एबॉलिश्ड इन द 1970s बाय इंदिरा गांधी। तो प्राइवी पर्स क्या था और 1970s में इंदिरा गांधी ने उसको क्यों अबॉलिश कर दिया। तो ये एक तरीके का ऐसा पैसा था स्टूडेंट्स जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को मिलना होता था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये इंडिया में मर्ज हुए थे, तो इसी वजह से इनको हेरिडिटरी के बदौलत जो है गवर्नमेंट को कुछ अलाउंसेस वगैरह देने होते थे, ठीक है ना। तो इसको जो है ये इंदिरा गांधी अबॉलिश करवा देती हैं 1970s में और बोलती हैं कि एक तरीके का ना इनइक्वालिटी लेकर आ रहा है लोगों के अंदर, तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में है ये वाला एक्ट। तो ऐसे करके ये बोलती हैं और यहाँ पे अबॉलिश करवा देती हैं। तो इसी वजह से जो है सिंडिकेट पार्टी है वो काफ़ी नाराज़ होती है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये लिख देना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20th वाला, स्टेट्स हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एनालिसिस द स्टेटमेंट बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल। तो जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स मतलब कंट्रीज होता है पॉलिटिकल साइंस में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सारे जो कंट्रीज हैं इनकी कॉमन है बट अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों समझते हैं ये लोग। तो ये रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था ना, तो वहाँ पे एक तरीके से बहस हुई थी कि भाई जो नॉर्थ कंट्रीज हैं, नॉर्थ ग्लोबल जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट के समय पे उन्होंने जो प्रदूषण फैलाया है एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो है जिम्मेदार। जो साउथ ग्लोबल कंट्रीज हैं वो बोल रहे हैं कि हम तो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है अभी भी, है ना, तो हमारा जो काम है अभी तो चल रहा है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर डाली जा रही हैं कि भाई आप प्रदूषित कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हर कंट्री के लिए एनवायरनमेंट एक कॉमन इश्यू है, लेकिन सब लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारियों से अलग अलग भाग रहे हैं और उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप डाल देना पूरा। ये इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर डाल सकते हो कि किस तरीके से 1992 में जो UNFCCC होता है वो वहाँ पे बात की जाती है इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। उसका 21st क्वेश्चन है, हाउ कैन द यूरो पोज अ डेंजर टू द US डॉलर। तो जो यूरो है, यूरो किसकी करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, तो ये किस तरीके से डेंजर बनता जा रहा है US के ऊपर, मतलब US के डॉलर के ऊपर। यानी तो यहाँ पे इसकी जो जीडीपी है वो 17 लाख करोड़ की है, यानी 17 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ये कोई कम नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे यूरो जो है वो उसके डॉलर को टक्कर देता है, ठीक है ना। तो आप ये सब डाल सकते हो, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन बना था तो वो उसको बनाने का हाथ तो वैसे अमेरिका का ही है, लेकिन धीरे धीरे इनका जो मार्केटिंग है, जो उनका ट्रेड है वो इतना इम्प्रूव हो जाता है ग्लोबल मार्केट की वजह से। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप डाल देना। उसका 22nd क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इनहैंस द पोजीशन ऑफ द स्टेट। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस तरीके से कंट्रीज़ की जो पोजीशन है उसको इन्हांस्ड करता है, अच्छा करता है। कि देखो ग्लोबलाइजेशन से हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, एक तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करता है, टेक्नोलॉजी से अपडेट रखता है, आपको हर चीज़ इंट्रोड्यूस करता है। किसी भी कल्चरल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, कोई भी चीज़ चल रही है तो आपको कंट्रीज़ वाइज यहाँ पे शेयरिंग देखने को मिलती है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसी भी कंट्री की पोजीशन को इन्हेंस ही करता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद और भी देखेंगे कि डिस्क्राइब एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द कल्चर ऑफ द कंट्री। तो देखो ये मैं अभी आपको बता ही रही थी, ये पूछ लिया यहाँ पे। तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो है इसके क्या इफेक्ट्स हैं किसी भी कंट्री पे, तो जैसे क्या है, तो जैसे आप इंडिया को ही देख लीजिए, है ना। तो हम लोग जो हैं वो थोड़े वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस्ड हैं, है ना। उनका जो कल्चर है, उनके जो पहनावे हैं और उनका जो खान पान है उससे हम प्रभावित हैं, तो हम भी उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे बच्चे हैं आजकल कितना फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, अपना घर का खाना छोड़ के बाहर खाना खाने जाते हैं। तो क्यों उनको बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज ये क्यों पसंद आ रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है। जो अपनी चीज़ों को, डोसा को छोड़ के, है ना, अपना रोटी को छोड़ के आप इन सब चीज़ों को खा रहे हो, तो ये एक असर ही है। और आप जैसे अपने पहनावे को ही देख लीजिए ना, हर तरीके का वेस्टर्न, अभी जैसे अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो भाई पिछड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक तरीके से अफेक्ट भी डालता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसका 23rd क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब ब्रीफली द कंपोजिशन एंड एनी 4 फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको प्लानिंग कमीशन जो है जिसको रिप्लेस करके बनाया गया है नीति आयोग को, तो नीति आयोग जो है ये क्यों बनाया गया और प्लानिंग कमीशन जो है इसको, इसके बारे में आपको बताना है। वैसे इसका फंक्शन क्या है वो पूछ रहा है यहाँ पे।
जैसे नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस था कि नीति आयोग जो है ना ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सारे स्टेट्स को इक्वली ये ट्रीट करता है, इक्वली एडवाइस देता है, ठीक है ना। इसका फाइनेंशियल चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है, फाइनेंस जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है। लेकिन प्लानिंग कमीशन में काफ़ी बोझ आ गया था और इसकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लिमिटेड भी थी कि मतलब आप बर्डन ज़्यादा है लेकिन पावर कम है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बढ़ गई थी। तो इसी को यहाँ पे इरेडिकेट करके और नीति आयोग को बनाया गया है, ठीक है। तो इसके आपको फंक्शंस डाल देने हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, डेप्यूटी चेयरमैन होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह ये सब होते थे, और जो एनडीसी है ना वो एक तरीके से एडवाइस देने का काम करती थी प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। और में देख लेंगे डिस्कस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन द डिटेल। तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी स्टूडेंट, और ये 1952 में बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और ना ही ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी, जिसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको अपनी हेल्प के लिए लेते थे यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी एपेक्स बॉडी भी हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो है डिस्कस किए जाते थे। और यहाँ पे क्या है, जो डिसीजंस वगैरह डिसाइड होते थे ना तो वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराए जाते थे। तो ये एनडीसी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता था। इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें डाल सकते हो। सेक्शन डी पे मूव करेंगे तो यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे से क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज़ द मेन कंसर्न ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का जो मेन कंसर्न है वो क्या है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ये इंटीग्रिटी राइट होती है एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद देयर लाइफ, डिग्निटी एंड द ऑनर। ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। उसका सेकंड वाला देखेंगे, व्हाट वुड बी इंक्लूडेड अंडर द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट लें ह्यूमन सिक्योरिटी का तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा ए एंड बी बोथ। वाई, बिकॉज इट इनकम्पासेस द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये भी बहुत ज़रूरी है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, ताकि उसको थ्रेट वगैरह ना मिल सके और वो अपनी ह्यूमन डिग्निटी को बरकरार रखे। उसका इट इंक्लूड्स थ्रेट्स लाइक द हंगर, डिजीज़, नेचुरल डिजास्टर्स, इससे भी उसको बचाया जा सके। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अपने सिटीजन्स के लिए काम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड वाला, विच अमंग द फॉलोइंग आर द थ्रेट फ्रॉम विच इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड। तो किस तरीके से हम इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा। टेररिज्म से प्रोटेक्ट करना है, ग्लोबल पॉवर्टी से प्रोटेक्ट करना है, और ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन से भी उनको बचाना है, ओके। उसका व्हाट वुड बी इंक्लूडेड अंडर द नैरो कॉन्सेप्ट। इसका नैरो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, छोटा कॉन्सेप्ट क्या है इसका ह्यूमन सिक्योरिटी का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका वॉयलेंस थ्रेट, जो है ना सबसे मेन चीज़ है, वॉयलेंस से बचाना है लोगों को। तो 25वां क्वेश्चन जो है ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दे रखा होगा, ABCD मार्क कर रखूंगी, तो आपको इसको करेक्ट करना है। तो पहला देख लेंगे, टू विच कंट्री द UN सेक्रेटरी जनरल डैंग हैमर्सकोजोल्ड अन्नान बिलोंग। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे स्वीडन से, ठीक है ना। तो स्वीडन जो है ये यहाँ पे पड़ेगा आपके इधर, आंसर ए यहाँ पे इधर हो जाएगा। स्वीडन जो है ये नॉर्वे के पास है, फिनलैंड के पास यहाँ पे लोकेट कंट्री है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लोकेट कर देना। सेकंड है, टू विच कंट्री द UN सेक्रेटरी जनरल कुर्ट ब्लाडाइम बिलोंग्स। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे स्टूडेंट ऑस्ट्रिया से, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है यूरोप के अंडर में, तो यहाँ पे समथिंग कहीं लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, टू विच कंट्री द UN सेक्रेटरी जनरल बुतरस घाली, ठीक है, बुतरस घाली बिलोंग टू। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे इजिप्ट से। तो इजिप्ट जो है वो यहाँ पे है स्टूडेंट, इधर यहाँ पे आप लोकेट कर देना। उसका फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, टू विच कंट्री द UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान बिलोंग। तो कोफी अन्नान जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे घाना से, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। तो इसके आंसर्स जो हैं वो आप यहाँ पे पुट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम इसका एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। तो कार्टून जो है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये देखो ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये कर रहा है कि ड्यूल सिस्टम चलता है ना पाकिस्तान में, सिविलियन प्लस मिलिट्री जो है वहाँ पे काम करते हैं, है ना। तो कभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट वो आपके मिलिट्री से रिलेटेड होंगे, कभी जो है सिविलियन भी होते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ पे दे रखे हैं, तो किस तरीके से वो प्रेसिडेंट रहते हैं लेकिन वो आर्मी के जनरल भी रहते हैं, तो ऐसे ड्यूल जो काम है वो कर रहे हैं। What does the equation
स्पीक अबाउट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है ये आपके डोमिनेंस रिलेटेड है कि देखो वो मिलिट्री को भी कंट्रोल में रखे हुए हैं, ये मिलिट्री आइकन इनका दे रखा है, और वो प्रेसिडेंट भी हैं देश के, तो इसीलिए इनका जो ये सिंबल है यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये कितने पावरफुल हैं, ये एक ही पर्सन, ठीक है। उसका व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बीइंग प्रैक्टिस्ड इन दिस कंट्री। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहती है, लेकिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक टाइप का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 28, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन फॉर्मुलेटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। तो पहला था नैम, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं। दूसरा था इनका पंचशील, जहाँ पे किसी भी कंट्री में मतलब इंटरप्ट नहीं करना है, उनके मैटर्स में इंटरप्ट नहीं करना है, लेकिन भाई हम जो दलाई लामा को शरण दे देते हैं तो यहाँ पे जो चाइना है उसको लगता है कि इसने इंटरप्ट कर दिया है, तो यहाँ पे वॉर भी हो जाती है इसी से रिलेटेड। और क्या था नेक्स्ट, हम जैसे डिज़ार्मामेंट्स वगैरह जो है इसको फॉलो करते हैं कि कैसे भी हम जो है पहले से अटैक नहीं करेंगे किसी भी कंट्री पे, और वेपन्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे पहले से। अगर किसी ने हम पर अटैक किया तो फिर उसका जवाब भी हम देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिज़ार्मामेंट को भी फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। और क्या लिख सकते हो आपकी, जैसे कॉलोनाइजेशन, हम अपोज थे कॉलोनाइजेशन से, तो ये भी आप डाल सकते हो नेहरू की पॉलिसी में, ठीक है। हमें देख लेते हैं, डिस्कस द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड चाइना विच लेड टू द चाइनीज इन्वेशन ऑफ 1962। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1962 के कारण क्या थे। एक्चुअली चाइना को देखा जाए तो एक गलत फहमी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू या हमारी गवर्नमेंट ने उसको दलाई लामा को भड़का दिया था या उसको शरण दे के कोई गलत काम किया था, लेकिन चाइना को ऐसा लगा कि हमारे मैटर में इंटरप्ट क्यों कर रहा है, और पंचशील ट्रीटी में ही वहाँ पे साइन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टेरिटोरियल क्लेम्स भी होते हैं थोड़े, जो अरुणाचल प्रदेश में वो अपनी डिमांड करता है कि भाई ये एरिया हमारा है, या लद्दाख की तरफ करता है, तो ये भी एक कारण था टेरिटरी को लेके। तो ऐसे कई सारे कारण बन जाने की वजह से हमारी जो वॉर है वो चाइना के साथ हो जाती है, जिसमें हम बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। और 29th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्क्राइब एनी 6 इश्यूज ऑफ कंसेंसस टू शो दैट इन द मिडेस्ट टू सीवियर कॉम्पिटिशन and conflict a consensus has appeared among most political parties। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि भाई किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाती हैं। तो जैसे 1989 के बाद क्या है, ग्रांड अलायंसेस आ जाते हैं, तो अलग अलग तरीके की जो पार्टीज़ हैं वो मर्ज करके एक पार्टी बना लेती हैं, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट्स तो आने ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और बीजेपी जो है यहाँ पे ये पावर में आ जाती है, ये भी आप डाल सकते हो। तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें जो है, बैकवर्ड कास्ट आ जाती हैं यहाँ पे, है ना, मंडल कमीशन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। उसका नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एनालिसिस द rise and fall of any coalition government from the year 1989। तो यहाँ पे एक कॉलिशन गवर्नमेंट जो है इसके बारे में बताना है कि कैसे जो है 1989 में इसका बनना शुरू हो जाता है, राइज अप होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, देखो हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि नेशनल फ्रंट आ जाती है एक पार्टी 1989 में, जिसके जो लीडर होते हैं वीपी सिंह होते हैं। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आ जाती है एक, है ना, 1996 में ये बनती है। उसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो होता है, एनडीए आ जाती है जो बीजेपी के साथ मर्ज है। उसके बाद यूपीए आ जाती है जो कांग्रेस के साथ मर्ज है ना। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, कितने तरीके की जो पार्टीज़ हैं वो अपना कोलिशन यहाँ पे करती हैं, ठीक है। 30 वाला क्वेश्चन देख लेंगे, इट इज सेड दैट द नेशन इज टू बी लार्ज एक्सटेंट एंड इमेजिन कम्युनिटी held together by common beliefs, history, political aspirations and the imagination identify the features that make India a nation। तो ये जो क्वेश्चन है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे देश में क्या है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी रिलीजियस चीज़ें हैं, है ना, मल्टी रीजनल चीज़ें हैं। तो उसके बावजूद भी हम जो है यूनिटी में रहते हैं, हमारी इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम यूनिटी में रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, ठीक है। तो और क्या डाल सकते हो आपकी, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अपनाई है ताकि सारे जो लोग हैं, सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है उसकी देखभाल कर सके सरकार। और क्या डाल सकते हो कि जैसे वेलफेयर स्कीम्स वगैरह सरकार चलाती रहती है, जहाँ पे इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स जो हैं, है ना, जो रिलीजियस हैं, उनको भी क्या एक तरीके से रेडिकेट किया जाता है। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है हम हटाते हैं, जैसे रेसेस है, सेक्स, कास्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको समझ से, अपना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हो। उसके बाद और में देखेंगे, हाउ डिड द डेथ ऑफ पोटी श्रीरामुलु लेड टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है
कि किस तरीके से जो पोटी श्रीरामुलु हैं उनकी डेथ हो जाती है। ये 56 डेज़ का फास्ट रखते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं, ये आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग करवाते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है ना। तो मद्रास प्रोविंस जो है वो तमिल को अपना लैंग्वेज बनाना चाहती थी, तो ये तेलुगु बोलते थे। तो ऐसे करके इनके कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। ये गांधी जी के फॉलोवर होते हैं, सत्याग्रह वगैरह में भी इन्होंने अपना जो भागीदारिता है वो दी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, उनका जो स्ट्रगल है किस तरीके से वो फेस करते हैं, है ना, एसआरसी बनाने में, तो आप ये डाल देना, ठीक है। तो 1953 में यहाँ पे फाइनली जो एसआरसी बन के तैयार होता है और उसके अकॉर्डिंगली आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग कर देता है। ये पहला स्टेट होता है जो हमारे देश में इस तरीके से अलग होता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सैम्पल पेपर 10 है ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट। और इसके बाद जितने भी सैम्पल पेपर है ना उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको एमसीक्यूज करवा दूंगी सारे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे रिपीटेड हैं, तो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। लेकिन जितने भी आपके 11 से लेकर 15 तक के सैंपल पेपर है ना उनके एमसीक्यूज की मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगी, ठीक है। तो आप जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फ़ोन उठाना है तो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखना है, तभी पता लगा रील्स ही देखने लग रहे हैं, तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अब एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रहे हैं तो आपको पूरा फोकस जो है एग्ज़ाम्स में लगाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी, वैसे 6 बजे मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये पॉलिटी का जो है ये कंप्लीट हो जाता है एक तरीके से। फिर हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की सीरीज़। तो अरिहंत के हिस्ट्री के भी 10 सैम्पल पेपर जो है मैं वो करवा दूंगी, फिर ज्योग्राफी के करवा दूंगी। तो आपको इनसे काफ़ी मदद मिल जाएगी। आप इनको भी देख लोगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी, एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो आप। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।